हाँ जी, नेक्स्ट 10th क्वेश्चन करते हैं। सो 10th क्वेश्चन में आपको बोला है इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट पी ए दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपको दे रखी है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए और नॉट बी भी दे रखा है। आपको बताना है कि ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए, आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए एंड नॉट। अभी पहले तो ये नॉट ए एंड नॉट बी को डिकोड कर लेते हैं। नॉट ए यानी ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट, नॉट बी यानी बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट, और स्टैंड्स फॉर यूनियन। अब डी मॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब मुझे अगर पी ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो क्या करते हैं, किसी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है तो वन में से वो चीज़ माइनस कर दो, यानी वन में से माइनस कर दीजिए ए इंटरसेक्शन बी, माइनस कर दीजिए। तो वन माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी बेसिकली आपके पास 1/4 ही है। 1/4 कैसे है, आप वेन डायग्राम बना के देखिए। जो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी की आपके पास आ रही है, जब आप वेन डायग्राम बनाएंगे तो नॉट ए भी नहीं होना चाहिए और बी भी नहीं होना चाहिए, देन आपका कॉमन पोर्शन ही आएगा। तो आपके पास ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी 1/4 होगी। डायग्राम बना के देखिए, फिर भी नहीं समझ में आएगा तो मुझसे पूछ लेना। तो इसी बहाने आप डायग्राम की भी प्रैक्टिस कर लोगे, बिकॉज जो ये नॉट वाले क्वेश्चंस होते हैं इनमें बच्चों को कंफ्यूजन होती है, तो इसको थरली प्रैक्टिस करना। जब तक आपके लॉजिक क्लियर ना हो तब तक आगे नहीं बढ़ना। सो 1 - 1/4 आपके पास 3/4 आ गया। अब पूछा था कि ये दोनों पी ए एंड पी बी इंडिपेंडेंट है या नहीं। तो इंडिपेंडेंट के लिए हमें चेक करना पड़ता है पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी। तो सबसे पहले पी ए इंटू पी बी चेक कर लेते हैं। पी ए आपके पास 1/2 है, पी बी आपके पास 7/12 है, तो पी ए इंटू पी बी आपके पास 7/24 आ गया। अब आपके पास पी ए इंटरसेक्शन बी, जो ए इंटरसेक्शन बी है वो तो आपके पास 1/4 था, ये आपके पास 7/24 है, यानी दोनों नहीं बराबर है। तो पी ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी, ये आपके पास नॉट इक्वल है। ठीक है, आप यहाँ पे भी देखिए, मैंने नीचे वेन डायग्राम से भी समझा रखा है, नॉट ए एंड नॉट बी, ए भी नहीं चाहिए बी भी नहीं चाहिए, तो ये बीच वाला पोर्शन ही होता है, यानी ए यूनियन बी की जो वैल्यू है 1/4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अगेन ये वाले कॉन्सेप्ट अभी हम कर चुके हैं एंड इट इज़ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस करने के लिए। तो पी ए और बी एंड नीदर ए नॉर बी, प्लीज़ इसको करके देखना। शायद आपको इसमें करने में दिक्कत आए, बट आई वांट कि एक बार आप अपने दिमाग से करके देखो, देन हम नेक्स्ट क्लास में ज़रूर डिस्कस करेंगे। जो आपका पहले वाला क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, ये आप इजीली कर पाओगे। यहाँ पे थोड़ा सा 11th क्वेश्चन में दिमाग लगेगा, बिकॉज एंड और नीदर नॉर लगा है, बट स्टिल आई वांट एक बार करके देखिए। नहीं होगा वी विल डेफिनेटली डिस्कस इट। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन, a die is tossed thrice, find the probability of getting an odd number at least once। कम से कम एक बार ऑड नंबर चाहिए और डाइस को तीन तीन बार टॉस किया है। ठीक है, अब देखो, एटलीस्ट ऑड नंबर एक बार चाहिए, उसका मतलब क्या हुआ कि एक बार आएगा तो भी चलेगा, दो बार आएगा तो भी चलेगा, तीन बार आएगा तो भी चलेगा, क्योंकि तीन बार ही मैक्सिमम टॉस कर रहे हैं। तो एटलीस्ट वन टाइम का मतलब यही हुआ कि 1 2 3 तीनों बार चलेगा। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर एटलीस्ट वंस वो बाद में देखते हैं, पहले हमें सैंपल स्पेस बनानी पड़ेगी। अब चाहे जो डाइस है वो तीन बार टॉस हुए, मैं आपको बता रही हूँ कि हम एक डाइस में 6 ऑप्शंस होते हैं, और अगर हम उसको 3 टाइम्स टॉस करते हैं तो आपके पास टोटल 216 केसेस बन जाते हैं, जो कि आप प्लॉट नहीं कर सकते हो पेपर पे। तो हम दो डाइस की ही ऑप्शन लेके चलते हैं, उसी का सैंपल स्पेस बनाते हैं। तो ये तो सैंपल स्पेस अभी तक आपको काफ़ी समझ में आ गया होगा, दो डाइस की हम सैंपल स्पेस बनाते हैं। ठीक है, अब करना क्या है कि आपके पास बोला है कि जो ऑड नंबर है एटलीस्ट वंस आए आपके पास ऑड नंबर। अब देखो, अब अगर हम ऑड नंबर देखें, हम ये कर लेते हैं कि हम इवन नंबर वाला केस ले लेते हैं, और जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है एटलीस्ट वन ऑड, तो जो इवन का केस होगा
इसको हम 1 में से माइनस कर देंगे तो आपके ऑड नंबर आ जाएंगे, बिकॉज इवन वाले निकालने ज्यादा आसान है। ठीक है, अब देखो इवन वाले केसेस यहाँ पे अगर मैं देखूं, क्योंकि फर्स्ट रो तो पूरी की पूरी ऑड है, इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे तो आपके पास 1 1 1 ऑड नंबर आ ही रहा। इवन वाला अगर मैं केस देखूं जो सिर्फ इवन नंबर है, जैसे कि आपके पास 2 2 है, 2 4 है, 2 6 है, ये आपके पास इवन का केस है। तो देखो अगर मैं 2 2 का केस लूँ, क्योंकि मुझे थर्ड डाइस का भी देखना है, तो इसके साथ एक और 2 आ गया तो ये पूरा का पूरा इवन बन गया। और 2 2 के केस के साथ और इवन क्या आ सकता है, 4 नंबर आ सकता है। और 2 2 के केस के साथ एक इवन नंबर 6 आ सकता है। तो 2 2 वाले केस के साथ तो ये बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं 2 4 वाला केस लेती हूँ तो उसके साथ एक तो 2 आ सकता है इवन में, एक 2 4 के साथ 4 आ सकता है इवन में, एक 2 4 वाले केस के साथ 6 आ सकता है इवन में। ऐसे ही जो मेरा 2 6 वाला केस था, तो 2 6 में इवन आ सकता है 2, और 2 6 के साथ इवन नंबर 4 आ सकता है। ऐसे ही 2 6 के साथ इवन नंबर 6 आ सकता है। ठीक है, यानी अगर मैं देखूं आपके पास ये जो 2 2 है, इसके भी मेरे 3 केसेस ऐसे बन रहे हैं जो इवन हो, 2 4 के भी 3 केसेस इवन बन रहे हैं, यहाँ पे 2 6 के भी 3 केसेस इवन बन रहे हैं, है ना। तो आप यहाँ पे ये 3 × 3 × 3, ठीक है। तो मतलब अगर मैं एक वो देखूं तो एक नंबर के भी आपके पास कितने केस बन रहे हैं, 3 केसेस बन रहे हैं। ठीक है, अब टोटल आपके पास कितने नंबर है, आपके पास 9 है। तो हर एक के अगर 3 3 बन रहे हैं, यानी कि 9 × 3 आपके पास कितने बने, 27। ठीक है, तो आपके पास अगर मुझे एटलीस्ट ऑड चाहिए, मतलब ये केसेस तो वो हैं जो इवन नंबर वाले हैं, मुझे अगर एटलीस्ट 1 ऑड चाहिए तो मैं क्या करूंगी, 1 में से जो बिल्कुल इवन केसेस हैं, जैसे कि 27, और टोटल कितने केसेस है हमारे पास 216 के, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस 27 है ना, बट प्रोबेबिलिटी लिखेंगे तो 27 अपॉन टोटल कितना है 216। तो अगर मैं 1 में से ये पूरा इवन केसेस माइनस कर दूं तो जो बचेंगे वो ऑड ही बचेंगे। अब उन ऑड में चाहे एक ऑड हो, चाहे दो ऑड हो, चाहे 3 ऑड हो, कोई भी चलेगा, क्योंकि एटलीस्ट 1 ऑड वाली कंडीशन है। तो हमने 1 में से इवन वाले केसेस माइनस कर दिए, तो ये आपके पास जो केसेस है वो एटलीस्ट 1 ऑड वाले आपके पास केस आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको बताया है 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट। अब अभी तक देखो विदाउट रिप्लेसमेंट वाले आप क्वेश्चन कर रहे थे, अब है विद रिप्लेसमेंट कि अगर आपने 2 बॉल्स निकाली वहां से तो 2 उसकी जगह डाल भी दी होंगी। कंटेनिंग 10 ब्लैक बॉल्स 8 रेड बॉल्स। आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है, पहला कि बोथ बॉल्स रेड है, दूसरा कि फर्स्ट बॉल ब्लैक है एंड सेकंड रेड है, तीसरा कि उनमें से एक ब्लैक है और अदर रेड है। ठीक है, तो आप देखो सबसे पहले हमारे पास ब्लैक बॉल्स 10 है, रेड बॉल्स हमारे पास 8 है। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी कि बोथ बॉल्स रेड होंगी। तो देखो दोनों बॉल्स रेड चाहिए, दोनों चाहिए साथ साथ में, यानी कि मल्टीप्लिकेशन लगेगा। रेड चाहिए तो पहले तो रेड मेरे पास 8 है, अगर मुझे पहली बॉल निकालनी है तो इन 8 में से ही निकालनी पड़ेगी। अपॉन टोटल कितनी हुई 10 + 8, बैग में 18 बॉल्स हुई। दूसरी बॉल निकालनी है तो भी अब देखो नंबर एक कम नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने बोला विद रिप्लेसमेंट, अगर एक निकाली भी तो उसकी जगह फिर से डाल दी होगी, यानी आपके पास रेड अभी भी 8 ही बची। तो दूसरी बॉल भी मैं 8 में से ही निकालूंगी, और टोटल अभी भी 18 ही रहा। ये केस विद रिप्लेसमेंट का है, जब आपके पास नंबर घटते नहीं है। जब विदाउट रिप्लेसमेंट होता है तो नंबर घट जाते हैं। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि आपको बोथ बॉल्स चाहिए, तो आपके पास 16/81। सेकेंड केस देखिए, आपको बोला है पहली बॉल ब्लैक होनी चाहिए और सेकेंड रेड होनी चाहिए। अब पहली बॉल ब्लैक, यानी मैं 10 में से कोई एक निकालूंगी, तो 10, और टोटल आपके पास 18 है। दूसरी जो बॉल है वो रेड चाहिए, तो आपके पास रेड कितनी है 8, और टोटल अभी भी 18 ही रहेंगी, क्योंकि विद रिप्लेसमेंट चलता है, कम नहीं होगा। तो आपके पास 20/81 आ गया। थर्ड केस देखिए, वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड। अब सेकेंड केस और थर्ड केस में फर्क समझो। यहाँ पे बोला है पहला ब्लैक होना चाहिए, दूसरा रेड होना चाहिए, ऑर्डर बता रखा है। यहाँ पे बोला है कि एक ब्लैक होगी और फिर दूसरी रेड होगी, यहाँ पे ऑर्डर नहीं बता रखा।
जब ऑर्डर नहीं बता रखा तो हम दोनों केसेस लेके चलेंगे कि मान लेते हैं हमारे पास पहला केस ऐसा हो सकता है कि पहली ब्लैक हो जाए और दूसरा रेड हो जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पहली रेड हो जाए और दूसरा ब्लैक हो जाए। अब इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है ना, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, यानी और का केस आया तो बीच में प्लस लगेगा, ये ध्यान देना। जब दोनों चाहिए तो मल्टीप्लाई, और चाहिए या ये या वो तो आपके पास प्लस लगेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। ब्लैक चाहिए तो ब्लैक 10 बॉल्स हैं और टोटल 18, साथ में रेड भी चाहिए इसीलिए मल्टीप्लाई लगा, वो भी चाहिए तो रेड 8 है और टोटल 18 प्लस। अब या दूसरा केस तो इसलिए प्लस लगा है। रेड चाहिए तो 8 बॉल्स हैं और टोटल 18 है। ब्लैक चाहिए 10 बॉल्स हैं, टोटल 18 है। आप सॉल्व करेंगे 40/81 विल बी योर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 14th देखिए, आपको बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी आर 1/2 एंड 1/3 रिस्पेक्टिवली। मतलब ए एंड बी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 एंड 1/3 है। इफ बोथ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, अगर दोनों अपने आप ही प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट केस है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, सेकेंड केस है कि एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, दोनों में से कोई एक ही प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखी है। ठीक है, अब ए प्रॉब्लम सॉल्व करेगा वो 1/2 है, बी सॉल्व करेगा वो 1/3 है। अब मान लो जो ए ना कर पाए, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार वो ना कर पाए, तो कैसे करते हैं, 1 में से 1/2 माइनस कर देंगे, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट 1/2 आ गई। ऐसे ही बी ना कर पाए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 में से 1/3 माइनस कर देंगे, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट 2/3 आ गई। ठीक है, ये क्यों निकाला, क्योंकि आपको फर्स्ट केस बोला है फर्स्ट पार्ट में कि प्रॉब्लम सॉल्व होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो यहाँ पे तो देखो केसेस बन रहे हैं क्योंकि ए और बी दोनों लगे हुए हैं। तो ऐसा पहला केस क्या हो सकता है, क्योंकि अब देखो केसेस हैं, या तो ये केस या ये केस या ये केस, इसीलिए बीच में प्लस लगा है क्योंकि केस कोई भी हो सकता है। अब यहाँ पे पहला केस देखो कि मान लो ए ने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी और बी नहीं कर पाया, इसीलिए बी नॉट लगा है। या फिर ए नहीं कर पाया, ए नॉट हो गया और बी ने कर दी होगी प्रॉब्लम सॉल्व, या फिर ए ने भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी होगी, बी ने भी कर दी होगी, दोनों को सॉल्यूशन मिल गया होगा। तीनों में से कुछ भी हो सकता है ना, तो वही आप लिखेंगे। देखिए ए की प्रोबेबिलिटी 1/2, बी नॉट निकाला 2/3। अब क्योंकि ये दोनों चाहिए तो इसलिए मल्टीप्लाई कर सकते हैं। या यानी कि प्लस ए नॉट यानी कि 1/2 इंटू बी 1/3 प्लस ए की प्रोबेबिलिटी 1/2, बी की प्रोबेबिलिटी 1/3, सॉल्व करेंगे आपके पास 2/3 आ जाएगा। अब जो सेकंड आपको पूछा है एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, दोनों में से कोई एक ही सॉल्व करेगा, तो दो ही केस हुए कि ए ने कर दी बी ने नहीं की, या फिर ए ने नहीं की बी ने कर दी, क्योंकि दोनों में से कोई एक ही करेगा। जो प्लस ए बी वाला है वो नहीं होगा कि दोनों कर देंगे। तो वैल्यूज डाल दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, आप सॉल्व करेंगे 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट 15th question. One card is drawn at a random from a well shuffled deck of 52 cards. Which of the following cases are events E and F independent? किसमें E और F इंडिपेंडेंट होंगे? मैं फर्स्ट पार्ट करके दिखा रही हूँ, सेकेंड एंड थर्ड पार्ट आप खुद करेंगे। फर्स्ट पार्ट में देखिए E इवेंट ऐसा है कि कार्ड ड्रॉन इज अ स्पेड, और F इवेंट ऐसा है कार्ड ड्रॉन इज एन एस। इंडिपेंडेंट बताना है तो देखो ये रहा ई इवेंट, ये रहा एफ इवेंट। इंडिपेंडेंट बताना है तो हमें सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालनी पड़ेगी। ई यानी कि कार्ड स्पेड होगा, स्पेड 13 ही कार्ड्स होते हैं और टोटल 52, तो ये प्रोबेबिलिटी हुई। एफ इवेंट यानी कार्ड एस होगा, एस टोटल 4 कार्ड्स होते हैं और प्रोबेबिलिटी 4/52। इंटरसेक्शन भी निकालनी पड़ेगी, तो एक कार्ड स्पेड होगा और साथ ही साथ एस भी होगा। देखो स्पेड में एक ही एस होता है, यानी एक ही ऑप्शन, डिवाइड बाय 52। अब इंडिपेंडेंट चेक करना है तो पी ई इंटू पी एफ करना पड़ेगा, दोनों को मल्टीप्लाई किया 1/52 आया, और ई इंटरसेक्शन एफ भी 1/252 था। तो यहाँ पे एज पी ई इंटू पी एफ इज इक्वल टू पी ई इंटरसेक्शन एफ, देयरफॉर ई एंड एफ आर दी इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है,
ऐसे ही आपने सेकंड और थर्ड पार्ट इसका करना है, वो भी बिल्कुल इसी तरीके से। नेक्स्ट question number 16. In a hostel, 60% of the students read Hindi newspaper, 40% read English newspaper, 20% read both Hindi and English. A student is selected at random. आपको पहले पार्ट में बताना है find the probability that she reads neither Hindi nor English newspaper. अब इसको डेटा को लिख लेते हैं। हिंदी 60% पढ़ते हैं, इंग्लिश 40% पढ़ते हैं, बोथ हिंदी एंड इंग्लिश 20% पढ़ते हैं। तो अगर मैं हिंदी के इवेंट को एच लेती हूँ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच क्या होगी 60% यानी कि 60/100। और इंग्लिश को अगर मैं ई लेती हूँ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश क्या हो जाएगी 40% यानी 40/100। और बोथ के लिए हम इंटरसेक्शन यूज करते हैं हिंदी एंड इंग्लिश यानी कि एच इंटरसेक्शन ई, वो कितना दे रखा है 20% यानी कि 20/100। अब फर्स्ट पार्ट में क्या बोला था नीदर हिंदी नॉर इंग्लिश, ना हिंदी ना इंग्लिश, यानी बेसिकली हिंदी और इंग्लिश को मिला के यूनियन करके, दोनों ही नहीं चाहिए ना हिंदी ना इंग्लिश, तो हिंदी और इंग्लिश की यूनियन करके ऊपर कॉम्प्लीमेंट, दैट्स व्हाट इट मीन्स। तो आपको डिकोड करना आना चाहिए, ठीक है। तो अब एच यूनियन ई का कॉम्प्लीमेंट, अगर मुझे किसी चीज का कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है तो मैं 1 में से वो माइनस कर देती हूँ, तो 1 माइनस पी एच यूनियन ई माइनस कर दो। अब यूनियन कैसे निकालते हैं, देखो अगर पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है तो आप क्या करते हो पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब ए और बी की जगह एच और ई है तो इसका फॉर्मूला लगा दो पी एच प्लस पी ऑफ ई माइनस पी एच इंटरसेक्शन ई। तो आपके पास 1 एज इट इज पी एच आपको दे रखा है, पी ई आपको दे रखा है, एच इंटरसेक्शन ई दे रखा है। आप यहाँ एलसीएम लेंगे 80/100, देन 1 माइनस 80/100 इज 20/100 एंड कैंसिल करके 1/5, ठीक है। सेकेंड आपको क्या पूछा है, इफ शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो इफ और देन वाली कंडीशन आ गई यानी अपॉन वाली। तो अगर वो हिंदी पढ़ती हैं तो इंग्लिश की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो बेसिकली आपको क्या निकालना है ई बाय एच, क्योंकि नीचे गिवन पार्ट होता है, उन्होंने बोला अगर हिंदी पढ़ती हैं तो एच नीचे आएगा। फाइंड क्या करना है कि इंग्लिश की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो ई ऊपर आएगा। सो पी ई बाय एच अगर निकालना है फॉर्मूला क्या होता है पी ई इंटरसेक्शन एच अपॉन पी ऑफ एच। ई इंटरसेक्शन एच आपको 20/100 दिया, एच की प्रोबेबिलिटी आपके पास 60/100 है, कैंसिल करके 1/3 आ गया। ऐसे ही बिल्कुल थर्ड पार्ट देखिए, इफ शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स हिंदी। तो इफ मतलब अगर इंग्लिश पढ़ती हैं यानी इंग्लिश इज गिवन और हिंदी वाला आपको फाइंड आउट करना है, तो जो फाइंड आउट करना है वो ऊपर लिखते हैं हिंदी और जो गिवन है इंग्लिश वो नीचे लिखते हैं, यानी पी एच बाई ई आपको निकालना है। सो क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एच अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो ई इंटरसेक्शन एच भी आपको दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई भी आपको दे रखा है, कैंसिल करके 1/2। ओके, सो इसके साथ आपकी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। 2 एमसीक्यू एज यूजुअल मैं आप पे छोड़ रही हूँ। प्लीज़ मैं हर लेक्चर में बोलती हूँ कि अगर आपसे एमसीक्यू नहीं सॉल्व होते हैं तो आप मुझे बता दीजिए नेक्स्ट लेक्चर से पहले, ताकि मैं उसको इंक्लूड कर सकूँ। सेम मैं अभी भी बोल रही हूँ, एमसीक्यूज को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, नहीं निकलते हैं तो आप बता दीजिए। तो आज के लिए